Good morning, students. We'll start with our third sum of non-profit association or non-profit consent, you can tell. ये third sum है. It is again an unsolved sum from your textbook. Let's start it. But in this sum, we are supposed to prepare income and expenditure account also and balance sheet also. यानी कि ये सम में हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है. ओके, विल स्टार्ट रीडिंग विद द सम. हम सम रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सम स्टार्ट करेंगे. अब सम में सबसे पहले क्या दिया है, व्हाट दे हैव गिवन. विल स्टार्ट रीडिंग इट. फ्रॉम द फॉलोइंग particulars relating to Radha Krishna Charitable Hospital Pune. प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2020 and we are supposed to prepare balance sheet as on that day. यानी कि ये पहला सम है जिसमें हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है. इसके पहले जो मैंने दो सम अपलोड किए थे उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया है. We have not prepared balance sheet, but in this sum we will prepare both the things. Okay, we'll proceed further. हम रिसिप्ट और पेमेंट पढ़ लेते हैं. ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट. देयरफॉर इफ यू कैन सी डेबिट साइड वी हैव रिसिप्ट, क्योंकि इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो अंदर आएगा वो हमारा रिसिप्ट है, वो हमारा इनकम है. विल राइट ऑन डेबिट साइड. जो बाहर जाएगा, जो खर्चा होगा, जो पेमेंट होगा, that we are supposed to write on credit side. But this income and expenditure account which we are supposed to prepare, it is a nominal account. So rules are applied of nominal account. Nominal account का rule है debit all expenses and losses, credit all income and gains. So let's start with the sum. हम पेमेंट साइड से शुरू करेंगे. अब ये सम अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, आपका टेक्स्ट बुक का ही सम है. यहाँ हमको रिसिप्ट और पेमेंट दिया है, नीचे हमको एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से दिए हैं. द एडजस्टमेंट इज गिवन इन दिस फॉर्म. फॉर्मेट देखकर टेंशन नहीं लेने ही, सिर्फ सेंटेंस ना लिखकर दे हैव गिवन इन टैबुलर फॉर्म. रेस्ट ऑल इज सेम. सो जस्ट सी, आफ्टर सीइंग दिस टेबल डोंट टेक टेंशन. सम इज एज यूजुअल, जैसे हम सम करते वैसा ही सम है. सिर्फ टेबल देखकर घबराना नहीं है. वहाँ पर हमें नॉर्मली एडजस्टमेंट सेंटेंस में लिख के देते हैं, यहाँ पर हमको टेबल फॉर्म में दिए हैं. वहाँ पर भी एडजस्टमेंट में जैसे इफेक्ट करते थे वैसे ही हमको यहाँ पर करने हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, विल स्टार्ट विद द सम. पहले हम एज यूजुअल में पेमेंट साइड से स्टार्ट करेंगे. पेमेंट साइड में क्या दिया है, बाय मेडिसिन परचेस. अभी यहाँ पर बाय मेडिसिन परचेस लिखा है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं पर मेडिसिन पहले भी स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमारे पास पड़ा होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा. एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है नंबर 3, स्टॉक ऑफ मेडिसिन. ये क्या है, ये सेम तरीके का एडजस्टमेंट हमने फर्स्ट या सेकेंड सम जो मैंने अपलोड किया उसमें भी किया था. 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास 8000 का स्टॉक पड़ा था. मैंने तभी भी एक्सप्लेन किया था, ये लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक ऑफ मेडिसिन है जो हमने तभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखा है. अब हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है, पहले ये हम यूज़ करेंगे. इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये जो हमने 41,000 की मेडिसिन अब परचेस की है, फिर भी हमारे पास साल के अंत में 11,000 का मेडिसिन बच गया है. ओके, तो ये उसी तरीके से करना है. अब मेडिसिन आपको पता है, वेयर वी आर सपोज टू राइट, वी आर सपोज टू राइट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. तो डेबिट में हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. ये ओपनिंग स्टॉक में तब लिखूंगी जब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे. अब सिर्फ जहाँ पर हम पेमेंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट पहले कर रहे हैं तो हम वो लिख लेते हैं. ये क्या है, प्लस परचेस्ड. अब इस साल हमने कितने के और मेडिसिन परचेस किए, 41,000 के.
ओके, तो ये हमारी जो फर्स्ट एंट्री है दैट वी हैव डन. द नेक्स्ट विच इज गिवन दैट इज माई जर्नल एक्सपेंसेस. जर्नल एक्सपेंसेस आपको पता है वेर वी आर सपोज टू राइट. वी आर सपोज टू राइट इन अवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. विल लीव 1 or 2 लाइन्स क्योंकि यहाँ पर अब क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना है, तो हम लिखेंगे 2 जर्नल एक्सपेंसेस. और जर्नल एक्सपेंसेस के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली 1050 आई कैन राइट आउटसाइड. दो चीज़ें हमने पेमेंट साइड से लिख रही है, होप सो आपको समझ में आया होगा. थर्ड थिंग गिवन हियर इज सैलरी. सैलरी वेयर वी आर सपोज टू राइट, सैलरी वी आर सपोज टू राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. और सैलरी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली सैलरी भी हम ऐसे ही लिखेंगे. 2 सैलरीज, अमाउंट इन सेकेंड कॉलम 23,500. Same way, what is given next? Next we have stationery. Stationery 2000 की है, और stationery आपको पता है expenses है. Nominal account में expenses where we are supposed to write, we are supposed to write on debit side. To stationery, amount we can write in second column 2000. Stationery के बाद में हमारे पास कौन सा खर्चा है? If you can see on the screen, we have buy expenses on charity show. Okay, so we'll write this only. ये फिर से expenses है तो expenses में ही जाने चाहिए. 2 expenses on charity show, and then I will write the amount 550 in second column because we don't have any adjustment. इसके बाद में अगर आप सम देखोगे तो next thing which we have that is buy surgery and dispensary expenses. अब ये हम जो कर रहे हैं NPO, वो हम किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, तो नेचुरली वहाँ पर डिस्पेंसरी में बहुत सारे खर्चे होंगे और सर्जरी भी होती होगी छोटी मोटी सी. उसके खर्चा कितना हुआ? टोटल 4,200. दैट वी विल राइट हियर. 2 surgery and dispensary expenses. 4,200. होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट वी हैव बाय इक्विपमेंट. पढ़ने के बाद में ही समझ में आता है कि ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है. वेयर वी आर सपोज टू राइट, वी आर सपोज टू राइट इवन इन आवर बैलेंस शीट एसेट साइड. तो हम वहाँ पर बैलेंस शीट एसेट साइड में इक्विपमेंट लिखेंगे. इक्विपमेंट ऐसे, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है. इक्विपमेंट, here I will write the opening balance from adjustment. add purchase, कितने के हमने खरीदे हैं इस साल में? 10,000 के और खरीदे हैं. ओके, एंड द लास्ट थिंग जो आपको समझ में आएगी, जो दिखाई देगा, वो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, बैलेंस कैरी डाउन ही लिखना है हमको. सो आई विल लीव लाइन एंड देन राइट. एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर हम लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, and directly we'll write the amount in outer column 960, 13,000. अच्छा, which this only, with this we have completed our payment side. होप सो आपको समझ में आया होगा. अब हम अपने रिसिप्ट साइड की तरफ चलते हैं. रिसिप्ट साइड में सबसे पहले दिया है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश पढ़ना है, वहीं पर छोड़ देना है, कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है. Next is given subscription. Subscription we are supposed to write in income. So we'll write in income. Income side में हम लिखेंगे इसको, subscription को. So we'll write this is my income side. By subscription, 52,000. Okay,
Next, now next thing which is given, that is donation. डोनेशन के आगे क्या लिखा है? डोनेशन के आगे लिखा है कि ये जो डोनेशन है ये जर्नल है, ये कैपिटलाइज नहीं है. As it is our journal donation, where we are supposed to write in income and expenditure. नहीं तो normally हम इसको बैलेंस शीट में रखते थे. अगर ये वर्ड नहीं दिया होता तो we would have written it in our बैलेंस शीट. तो हम इसको हमारी बैलेंस शीट में लिख देते. ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है? नेक्स्ट इज गिवन विल राइट डोनेशन, लीव स्पेस फॉर सब्सक्रिप्शन. हम डोनेशन लिखेंगे यहाँ पर. बाय डोनेशन $17,500. ओके, अब 17,500 के बाद में हमारे पास क्या है? वी हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. कितना है? 10,000 है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. सो विल राइट दिस एज इट इज एन इनकम. वी आर सपोज टू राइट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डोनेशन के नीचे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट in investment 10,000. After that, if you see, we have proceed for charity show. Again an income. We are supposed to write in our income and expenditure account. Okay, तो हम यहाँ पर लिखेंगे by proceed from charity show 8,530. इसी के साथ में अगर आप देखोगे तो मेरा जो रिसिप्ट और पेमेंट है वो मैंने पोस्टिंग कर ली. ध्यान रखना है जो भी आप यहाँ से उठाओगे वो एक ही बार लिखना है. एडजस्टमेंट टू इफेक्ट जैसे हम हमेशा करते हैं. चलिए अब हम अपनी एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. व्हाट इज गिवन इन एडजस्टमेंट विल रीड फर्स्ट. सबसे पहले जो दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, आप दो कॉलम देखोगे. वन इज 1 अप्रैल 2019, सेकेंड वन 31 मार्च 2020. एट द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. जो भी फाइनेंशियल ईयर है ये पहला दिन है, ये लास्ट दिन है. सब्सक्रिप्शन ड्यू 310 रुपीज़ और 350 एट द लास्ट ऑफ द करंट ईयर. यानी कि ये पहले का ड्यू है, लास्ट ईयर का ड्यू है और ये करंट ईयर में ड्यू है. दैट इज आउटस्टैंडिंग. ड्यू मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग. वी हैव नॉट रिसीव. आउटस्टैंडिंग. सो this is outstanding of last year, this is outstanding of current year. तो आपको पता है जो लास्ट ईयर का है उसको तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते. जो करंट ईयर का है वो आपको लिखना चाहिए. तो करंट ईयर का हम लिखते हैं. व्हाट इज वेयर वी विल राइट, आई विल टेल यू. फर्स्ट इफेक्ट जहाँ तक ये 310 का और ये 350 का है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. पहले इसको लिख लेते हैं. Add outstanding for current year. कितना है? For current year it is 350 is outstanding, and this we will write less for last year 310. जो पिछले साल का है वो आपको माइनस करना है, जो करंट ईयर का है वो आपको ऐड करना है. उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो फिर से सब्सक्रिप्शन ही है. ये सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग. दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये प्री रिसीव्ड इनकम है.
अच्छा, इसका मैंने एक ही इफेक्ट बताया है, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा वो मैंने आपको बताया ही नहीं है। जहाँ तक ये 310 का सवाल है, इसका एक इफेक्ट तो हमने यहाँ पर दे दिया क्योंकि ये पिछले साल का था जो आउटस्टैंडिंग था। अब इसका सेकंड इफेक्ट वेयर वी आर सपोज टू राइट एज इट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर वी विल नॉट राइट एनीवेयर, बट दिस 350 दिस इज ऑफ करंट ईयर, तो ये हमको लिखने की जरूरत है। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम यू नो वेयर वी आर सपोज टू राइट बैलेंस शीट एसेट साइड, तो एसेट साइड में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आउटस्टैंडिंग है? 350 आउटस्टैंडिंग है। जहां तक वो 310 है वो भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो लास्ट ईयर का है, इसलिए उसको करंट ईयर में सेकेंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर प्री रिसीव्ड इनकम है, प्री रिसीव्ड इनकम यानी कि प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है। पहला है 600। अब ये 1 अप्रैल को दिया है, यानी कि है हमने लास्ट ईयर रिसीव किया होगा। जब हमने लास्ट ईयर रिसीव किया होगा, प्री रिसीव किया होगा, तभी हमने उसको माइनस किया होगा। अब हम उसको ऐड करेंगे एंड दिस इज प्री रिसीव्ड एट द लास्ट डेट, यानी कि अगले आने वाले साल के लिए जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आएगा 2021, उसके लिए हमको ये 150 मिले हैं। तो पहले ये 600 जो हमने लास्ट ईयर रिसीव किया था, लास्ट ईयर प्री रिसीव था, अब ये करंट ईयर से रिलेटेड है, देयरफॉर इसका एक इफेक्ट आएगा। वो एक इफेक्ट कहाँ आएगा? यहाँ पर एड प्री रिसीव्ड लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का प्री रिसीव था वो करंट ईयर का इनकम है, इसलिए हमने उसको रिसीव किया है। सो हियर वी विल गेट द टोटल 52,950, और ये जो 150 है ये प्री रिसीव्ड इज फॉर नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर, तो ये हमको एज पर रूल माइनस करना चाहिए, तो हम यहाँ पर लेस करेंगे। लेस प्री रिसीव्ड, जैसे प्री रिसीव्ड का इफेक्ट होता है, कितना है ये है 150 रुपीज़, तो यहाँ पर टोटल आ गया 52,490। ये 600 लास्ट ईयर हम इसके दो इफेक्ट दे चुके हैं। करंट ईयर में इसका एक ही इफेक्ट है कि ये इस साल को बिलोंग करता है, इसलिए आप इसको ऐड करोगे, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा। आपको पता है प्री रिसीव्ड इनकम का फर्स्ट इफेक्ट है लेस, सेकंड इफेक्ट है इंस्टेड ऑफ एसेट इट हैज टू बी रिटर्न इन लायबिलिटीज, so we'll write in liability side pre-received, or you can write subscription received in advance, and subscription received in advance is 150 rupees। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट इज गिवन, लेट मी टेक द रेड पेन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ये 15,000 का इक्विपमेंट हमारे पास पहले से था, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ा था, तो ये 15,000 हम यहाँ लिखेंगे। 15,000 का इक्विपमेंट पहले का था, 10,000 का हमने और परचेस किया, तो हमारे पास टोटल इक्विपमेंट कितने के हो गए? 25,000 के। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट इज गिवन बिल्डिंग। बिल्डिंग एसेट है, आपको पता है कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट एसेट साइड विल राइट बिल्डिंग, and building is having an adjustment, so we'll write the value in first column and keep. After building, if you can see the screen, we have capital fund, आपको भी पता है capital fund liability, so we'll write in liability capital fund, capital fund 1,709.40, sorry 1,70,940, आई एम सॉरी, ये अमाउंट। और पता है आपको जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है उसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है। आगे दिया है 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट का भी आप एसेट साइड में इफेक्ट दे के रखोगे। एक लाइन छोड़ दीजिए, 10%
इन्वेस्टमेंट और 10% इन्वेस्टमेंट का है 1 लाख रुपीज। ओके, हमारा कहाँ तक हो गया? वी हैव कंप्लीटेड टिल ईयर। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट इज गिवन, if you can see the screen, what is given? Provide depreciation on equipment 1900 and building 1500. depreciation का मतलब आपको पता है reduction in the value of asset, तो हम reduce करेंगे less depreciation equipment पर 1900 है और building पर 1500 है। ये एक एक इफेक्ट है जो मैं अभी दे रही हूँ। सेकेंड इफेक्ट आपको भी पता है कहाँ लिखना होता है हमने। सेकेंड इफेक्ट वी आर सपोज टू राइट एज इट इज आवर लॉस, वी आर सपोज टू राइट इन आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड because it is nominal account, expenses and losses has to be debited. So we'll write here 2 depreciation, क्या क्या डेप्रिसिएट किया हमने? इक्विपमेंट, बिल्डिंग 1900, 1500, 3400। अब अगर क्वेश्चन देखेंगे तो हमने तकरीबन सब चीज़ों की पोस्टिंग अगर आप देखोगे तो हमने कर ली है। कुछ ऐसे मेरे हिसाब से तो बचा नहीं है। हाँ, एक बच गया है, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इसका इफेक्ट हमने दिया नहीं है तो वो दे देते हैं हम लेस। ओपनिंग स्टॉक वॉज 8000 प्लस परचेज 49,000 हो गए, लेस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कितना है? 11,000 है, ओपनिंग 8 है, साल के अंत में फिर 11,000 के मेडिसिन बच गए हमारे पास, तो 11,000 हमको माइनस करना है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 11,000 वी गॉट या 38,000। ये 11,000 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000। ओके, क्लियर हुआ? अब हमारा नेक्स्ट काम जो बचा हुआ है वो है अकाउंट क्लोज करना। सो विल क्लोज द अकाउंट। आज हमको दोनों अकाउंट बनाने पड़े, इसलिए लेक्चर देखा होगा आपने। 23 मिनट्स हो गए बिना टाइम पास किए कुछ भी। अब सबसे पहला काम करना है, देखना है कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। देखने से ही समझ में आता है क्रेडिट साइड टोटल इज मोर because here only one amount, two amounts are heavy, rather all are small। तो हम इस साइड का टोटल करते हैं 52,490 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 8,530 will get the total 88,520। वही हम यहाँ पर लिखेंगे। इस 88,520 में से 38,000, 1,050, 23,500, 2,000, 550, 4,200 और 3,400 माइनस करने के बाद में भी हमारे पास बचता है, वो हमारा सरप्लस है। और हमारा सरप्लस है 15,820। ये सरप्लस हमको क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है। So we'll add the surplus in capital fund and we'll get our amount 1,86,760। 1,86,760 और 150 प्लस करके हमारा लाइबिलिटी का टोटल आया 1,86,910। और यहाँ पर 23,100, 960, 13,000, 350, 38,500, 1 लाख और 11,000 ऐड करने के बाद में भी ये भी टोटल हमारा सेम आता है 1,00,000
86,910 रुपीज़। सम ध्यान से व्यू करना, जहाँ पर भी डाउट होगी आप, मैं जब गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ आप मुझे पूछ सकते हो। ये पहला सम है जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों की है। सो व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली, solve the sum in your notebook, take the question from your textbook, solve the sum in your notebook, and still you have doubt, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. Take care, have a nice day.